नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अदानी ग्रुप से जुड़ी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों का हंगामा। LIC, PSU बैंकों द्वारा बाजार में साख होने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग नामंजूर। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। तवांग के लुंगला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार सेरिंग लामू ने दाखिल किया नामांकन पत्र। लुंगला के निर्वाचन अधिकारी आदि ठुंगोन ने सेक्टर अधिकारियों के साथ की बैठक और मतदान केंद्रों के निरीक्षण की दी सलाह। ईटानगर राजधानी क्षेत्र स्थित नाबार्ड रीजनल ऑफिस में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित 4 दिवसीय अरुण शिल्प मेला की हुई शुरुआत। प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुए अरुण शिल्प मेले का मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने किया उद्घाटन। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, TMC, DMK समेत विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मामले की जांच की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध जारी रहा। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। कई विपक्षी सदस्यों ने LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाजार में साख होने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि ये उचित प्रक्रिया के तहत नहीं लाया गया है। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की थी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को चलाना नहीं चाहते, आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपने बुनियादी सवालों को आप उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मोशन of the thanks motion of thanks on the honorable members बैठिए Honorable members, 1 second, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Friday, 3rd February 2023. अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के लुंगला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को पूर्व विधायक जाम्बे ताशी की पत्नी सेरिंग लामू को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने श्रीमती लामू के नाम को मंजूरी दी। लुंगला सीट भाजपा विधायक जाम्बे ताशी का गत 2 नवंबर को निधन हो जाने के कारण खाली हुई थी। इस बीच श्रीमती लामू ने आज भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी है। तवांग जिले की लुंगला विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज निर्वाचन अधिकारी RD ठुंगोन, जिला उपचुनाव अधिकारी रिंचिन लेटा और मास्टर ट्रेनर ताशी धुंदोप ने DC ऑफिस में तवांग से सेक्टर अधिकारियों के साथ एक बैठक की।
सेक्टर अधिकारियों को संबोधित करते हुए आरडी थुंगोन ने कहा कि उन्हें अपने अपने सेक्टरों में जाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। लुंगला के एडीसी और मास्टर ट्रेनर ताशी धुंदोप ने कहा कि सेक्टर अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, पोलिंग टीम, पुलिस और अपने अधिकार क्षेत्र के मतदान केंद्रों के बीच कड़ी का काम करते हैं, इसलिए उन्हें हर मतदान केंद्रों की जरूरतों की जानकारी होनी चाहिए। असम के गुवाहाटी में आज G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक में 4 सत्र होंगे। प्रतिनिधियों को 2 दिनों की बैठक के दौरान योग सत्र सहित असम की समृद्ध विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से सतत जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को स्वच्छ और हरी भरी पृथ्वी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सभी से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का आग्रह किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि दुनिया को भारत की समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए G20 की अध्यक्षता हमारे लिए गौरवशाली अवसर है। You all know, here at Guwahati, the first Sustainable Finance Working Group meeting is just started, and in this particular event, mechanism for mobilization of timely and adequate resources for climate finance, enabling finance for the sustainable development goal, and capacity building of the ecosystem for financing towards sustainable development. So these are the agenda on which the discussion will be held for 2 days. And I believe we are very much hopeful that whatever the climate science has created a very difficult situation for the people of the globe. Definitely this particular group discussion will definitely find out the way out, and this is mainly entrusted the responsibility to identify the difficulties of sustainable finance for climate action and also for equitable growth, for well-being of the people of the globe. So I believe this is a very noble initiative, and definitely in the near future this particular group is also going to bring out the roadmap for how to mobilize. भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। आज ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता डोमिनिक तादर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बजट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारतीय गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी प्रावधान किए गए हैं और इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख रुपए तक बढ़ाकर मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा गया है। Allocation you have seen, overall 10 lakh crore have been allocated for the infrastructure developments in the various sectors: roads, railways, airports. 50 new airports are being proposed, urban/city development and other infrastructure developments across the country. Infrastructure had been basically targeted is to develop people living in the villages, especially in the international boundaries. The government plans to reach to each and every village, each and every person,
with proper road connectivity, with proper air connectivity. So therefore, the government has targeted the infrastructure development as the number one point of development of the country. And in fact, we have seen in the budget, our government has targeted the poor, the village, the middle class. Middle class, we have seen the income tax rebate. It was 5 lakhs earlier, now it has been raised to 7 lakhs. ईटानगर राजधानी स्थित नाबार्ड रीजनल ऑफिस में आज नाबार्ड द्वारा प्रायोजित 4 दिवसीय अरुण शिल्प मेला की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुए अरुण शिल्प मेले का उद्घाटन राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने किया। इस मेले से स्वयं सहायता समूहों को काफी मदद मिलेगी और उन्हें राज्य के अलग अलग हिस्सों में रूरल मार्केट्स में अपने उत्पादों की मार्केटिंग के मौके मिलेंगे। इस अवसर पर नाबार्ड रीजनल ऑफिस के जनरल मैनेजर पार्थ साहा सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू बुधवार को दिबांग वैली जिले के 3 दिन के दौरे पर अनिनी पहुंचे, जहां उन्होंने ईदू मिश्मी समुदाय के रेह फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ईदू मिश्मी समुदाय की संस्कृति काफी समृद्ध है। उन्होंने कहा कि ईदू मिश्मी परिधान पर की गई कढ़ाई बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत होती है और ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। उन्होंने ईदू मिश्मी समुदाय से अपने संस्कृति के संरक्षण की भी अपील की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अनिनी में बुधवार को दिबांग वैली जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान पंचायतों के कामकाज और ग्रामीण विकास के लिए जन भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार हर गांव में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेगी। इस बैठक में फायर मैनेजमेंट, न्यू अनाया गांव में लैंडस्लाइड से हुए नुकसान के लिए राहत, डॉक्टरों की कमी और 4G इंटरनेट कनेक्शन पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश किए गए बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कल्याण के लिए एक मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। आम बजट में जनजातीय समुदाय के लिए किए गए प्रावधानों को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेहद अहम करार दिया है। सभी क्षेत्रों में समानुपातिक प्रगति हो, इसके लिए हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में घोषणा किया। इससे क्वालिटी एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे और इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता आधारित जब छात्र वहाँ से उभर करके आएंगे तो यह राष्ट्रीय योगदान करने में सफल हो। देखिए, एक बात की तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का कि जेनेटिकली वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जिस पर इस सरकार ने इनोवेशन के साथ प्रारंभ करने के बारे में लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस योजना के माध्यम से हम एक बड़ा डेटा बैंक बनाएं और प्री काउंसलिंग करें एंड पोस्ट काउंसलिंग करें और उसका सॉल्यूशन दें। प्री काउंसलिंग से कुछ समस्याएं दूर हो सकती है और पोस्ट काउंसलिंग से जो सतर्कता और जो दवा निरंतर लेना चाहिए उसके बारे में, और क्योर करने के मामले में जो नए रिसर्च हो रहा है उसके साथ इसको कैसे जोड़ा जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 5,93,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट का ऐलान किया। ये पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 13% अधिक है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी संरचना और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में ऐसे समय में इजाफा किया है जब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में पिछले 2 सालों से चीन के साथ गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने डिफेंस बजट में की गई बढ़ोतरी की दूरदर्शी और सकारात्मक कदम बताया है।
सबके लिए बजट में प्राविधान किया गया है। अगर मैं सेना का ही बताऊं, 5.94 लाख करोड़ रुपए इस बार सेना के बजट को बढ़ा दिया गया है, जो ऐतिहासिक है। 69% रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीनों सेनाओं में हमको सारी चीज़ें चाहिए, जो साजो सामान चाहिए। वैसे तो हम आज बाहर को अब बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं, लेकिन तब भी इंडिजिनस जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, MSMEs हैं, उन सारी चीज़ों के लिए, और हम कई जगहों पर रिबेट देते हैं उनके लिए। आईडेक्स हमने बनाया है, उसके लिए हमने जो भी काम किए हैं, इनोवेशंस हम कर रहे हैं, उसके लिए सारे जितने भी हमारे विभाग हैं उनके लिए कोस्ट गार्ड से लेकर जल, थल, नभ तीनों अंगों की सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं सारी पूर्ति होंगी। कहीं पर कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए की गई घोषणाओं को सराहा है। उन्होंने कहा कि ये किसान हितैषी बजट बहुत ही ऐतिहासिक और भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। इस बजट में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। सभी के लिए अनेक नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और कृषि शिक्षा का बजट इस बार करीब 1,25,000 करोड़ रुपया रखा गया है, जो बेहद अहम है। मोदी जी के नेतृत्व में जब भी बजट आया है तो कृषि के पक्ष को बहुत ही गंभीरता से ध्यान दिया गया है, और इस बार भी कृषि एवं कृषि शिक्षा का बजट ये 1,25,000 करोड़ रुपए का है। मैं समझता हूँ कि गत वर्ष से बढ़ोतरी भी अधिक है, और इस बार विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आवश्यक महसूस किया जा रहा है। इससे कृषि उन्नत कृषि के रूप में भी तब्दील होगी, और लागत में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता भी अच्छी होगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी को मोदी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। इस टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार रखा गया है। हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रहे थे। उसके लिए बजट हमारे पास पिछले बार 70 करोड़ था, प्रारंभिक अवस्था में वो था। अब बजट में आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को स्वरूप दिया गया है, और 450 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन हम प्राकृतिक खेती पर भी काम करें, और इसके लिए निश्चित रूप से 460 करोड़ रुपया रखा गया है। KCC के माध्यम से जो ऋण मिलता है उसमें पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, कृषि करने वाले किसान हो, इसकी सीमा को भी बढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए जनरल बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की गई, जिनका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वागत किया है। बजट में देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ नए नर्सिंग कॉलेज और अनुसंधान केंद्रों को लेकर घोषणा की गई, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और अमृतकाल में हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के साथ सर्वांगीण प्रगति का है। इस बजट मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण बजट है। प्रधानमंत्री जी का अमृत काल का विजन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में देश की जनता को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर उपलब्ध हो। सिकल सेल नाबूदी अभियान और सिकल सेल नाबूदी के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। देश के ICMR की जो लैब है वो हेल्थ सेक्टर के लोगों के लिए, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के लोग हैं उसके लिए भी ओपन की गई है। और आने वाले दिनों में देश में मोदी जी की जब 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से आज तक 157 मेडिकल कॉलेज को भारत सरकार की सहायता से बनी है, और इस सभी मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज भी बने, उसके लिए भी अनुदान के लिए अनाउंसमेंट हुआ है।
मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हेल्थ का जो मोदी जी का स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित राज्य के कई नेताओं ने आदि समुदाय के लोगों को उनके दोंगिन फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल में फरवरी का महीना फेस्टिवल्स का महीना होता है। उन्होंने आदि समुदाय को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामना दी। वेस्ट सियांग जिले के आलो में आईटीबीपी और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से एक मेडिकल और डेंटल कैंप का आयोजन किया, जिसमें छात्रों और स्थानीय लोगों को मेडिकल और डेंटल मदद मुहैया कराई गई। स्थानीय लोगों ने इस कैंप के आयोजन पर खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसी पहल से पब्लिक और सुरक्षा बलों के संबंध मजबूत होते हैं। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री एग्जाम और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों की कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास और बेहतर भविष्य के लिए सही करियर चुनने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।